हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की पहली मीटिंग होने जा रही है इस नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद, जिसके अंतर्गत जो मेन डिफेंस एक्विजिशन यहाँ पर किया जा सकता है ये अमेरिकन MQ-9B का है, जिनको 31 के नंबर्स में प्रिक्योर करना है, जिसमें से 15 जो है ये इंडियन नेवी के पास जाएंगे और 8 एयरफोर्स और आर्मी के पास जाएंगे। तो ये डील $3 बिलियन से थोड़ी सी ज्यादा की होगी। अमेरिकन ऑफर जो है ये $4 बिलियन के आसपास का है, लेकिन इंडिया द्वारा कंप्लीट ऑफर्ड पैकेज नहीं लिया जाएगा, इसलिए ये डील $3.1 बिलियन के आसपास की पड़ सकती है। ऑल्दो वेपन पैकेज यहाँ पर लिया जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी एग्जिस्ट करती है। पास्ट में इसको लेकर रिपोर्ट्स भी आई हैं। तो यहाँ पर जो न्यूज़ है वो ये है कि अमेरिका द्वारा प्लान किया जा रहा है कि इस डील के अंतर्गत इंडिया को वो अपनी कंसल्टेंसी ऑफर करेंगे इंडिया के खुद के इंडिजिनस ड्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली किसी भी प्रोग्राम को मेंशन नहीं किया गया है, पर इंडिया द्वारा मल्टीपल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। सबसे क्लोज यहाँ पर जो हो सकता है ये हेल UAV के डेवलपमेंट को लेकर हो सकता है, जिसको लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट या फिर ADE द्वारा HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। तो वहां पर जो प्रपोज्ड डिजाइन दिखा है ये काफी हद तक MQ-9 के क्लोज है। तो डेफिनेटली अमेरिका की एक्सपर्टीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के कॉम्बैट प्रूवन UAVs बनाए हैं, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और डेफिनेटली उनकी एक्सपर्टीज इस्तेमाल करने से यहाँ पर जो डेवलपमेंट टाइम है ये काफी हद तक नीचे जाएगा। पर सवाल यहाँ पर ये उठेगा कि अमेरिका द्वारा इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है। तो ये चीज हम आपको बता दें कि ये कोई मेहरबानी नहीं है। ऐसी डील्स में ऑफसेट क्लॉज लगाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो टोटल डील अमाउंट होती है उसका 30% इन कंपनीज को इंडिया में ही स्पेंड करना है, जिसकी वजह से वैल्यू एडिशन होना चाहिए। और ये क्लॉज कोई नया नहीं है, ये 2005 से लगा हुआ है, पर ये एक कंट्रोवर्शियल क्लॉज है। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी ये है कि 2005 के बाद से जितने भी डिफेंस डील्स हुई हैं और उनके जो ऑफसेट क्लॉज हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, और ये चीज़ मल्टीपल CAG रिपोर्ट्स में पॉइंट आउट करी गई है। और एक और चीज़ जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये जो इशू है ये किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या फिर कंट्री को लेकर नहीं है। यहाँ पर रशियन, इजरायली, अमेरिकन और फ्रेंच हर कंपनीज के साथ इशू है। यहाँ बोइंग भी है, डेसॉ एविएशन भी है और रोजोबरो एक्सपोर्ट भी है। इवन 2021 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फाइन इम्पोज किया गया था MBDA पर और डेसॉ एविएशन पर अपने ऑफसेट लॉस को समय पर ना पूरा करने की वजह से। तो रफाल की डील के बाद ऑफसेट लॉस के तौर पर इंडिया को असिस्टेंस मिलना था और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज मिलनी थी फ्रांस से। तो DRDO द्वारा जेट इंजन्स को लेकर ये टेक्नोलॉजीज डिमांड करी गई, जो कि हमें नहीं दी गई। बाकी यहाँ पर एब्सर्ड अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हमसे ही डिमांड करी गई। साथ ही साथ वो अपना खुद का M88 कोर हमें प्रोवाइड कराने को तैयार थे, पर वो टेक्नोलॉजीज देने को तैयार नहीं थे। बाकी कंपनीज के साथ भी ऐसे इश्यूज रहे हैं। वो ऑफसेट लॉस के तौर पर सिमुलेटर्स या फिर सपोर्ट इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा देते हैं, जो कि किसी भी तरीके का वैल्यू एडिशन ऐड नहीं करते, और उसको लेकर ये कह दिया जाता है कि ऑफसेट ऑब्लिगेशन उनसे पूरे हो रहे हैं, जबकि केस ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर CAG द्वारा भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया गया, और जो रिस्पॉन्स आए हैं, चाहे 2012 की CAG की रिपोर्ट की हम बात कर लें या उसके बाद की, उनमें खुद क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं उन सबके साथ मोस्टली इश्यूज हैं। तो ये एक ही डायरेक्शन पर पॉइंट आउट करती हैं, और वो ये है कि जिस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये क्लॉज इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें बड़े चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये क्लॉज खाली इंडिया द्वारा ही लगाए जाते हैं, बाकी कंट्रीज भी ये क्लॉज लगाती हैं, और वहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपरली हमें देखने को मिला है। कुछ ही दिनों पहले हमने बात करी थी साउथ कोरिया के F-15K फाइटर की, वहाँ पर भी ऑफसेट क्लॉज लगाए गए थे, जिसके अंतर्गत इस एयरक्राफ्ट के 40% पार्ट साउथ कोरिया द्वारा ही बनाए गए और 25% असेंबली साउथ कोरिया द्वारा ही करी जाती है, और ये चीज़ एक्चुअली समय के साथ साथ अचीव करी गई। तो हमें भी यहाँ पर ऑफसेट क्लॉज में कुछ चेंजेस करने चाहिए और रियलिस्टिक डिमांड्स जो हैं इन वेंडर्स से रखनी चाहिए गिवन टाइमलाइन में। तो इन्वेस्टमेंट एक पार्ट अलग होना चाहिए, पर कंसल्टेंसी की भी वैल्यू होती है, और अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करी जा रही है तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उस अमाउंट से जो ये थोड़ी बहुत इन्वेस्ट कर देंगे। तो इनकी कंसल्टेंसी के क्या फ़ायदे होंगे, इसको समझने से पहले हम MQ-9 को समझ लेते हैं। तो MQ-9B, जिसे सी गार्डियन या फिर स्काई गार्डियन कह देते हैं, ये एक मेल कैटेगरी का यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी का UAV है। कई जगह पर इसे हेल UAV भी कह दिया जाता है, पर हेल एल्टीट्यूड यूजुअली 50,000 फीट के ऊपर का है, और उस एल्टीट्यूड पर ये UAVs फ्लाई नहीं करते। काफ़ी क्लोज पहुंचते हैं पर वहां पर फ्लाई नहीं करते। तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इनका जो ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है ये 25,000 फीट का है और एंड्योरेंस 27 आवर्स की है।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ऑपरेशनल बोल रहे हैं। मैक्सिमम जो सर्विस सीलिंग है ये 50,000 फीट की है और जो एंड्योरेंस है ये 40 आवर्स तक का हो सकता है। और एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये नंबर्स एक फ्लाइट में अचीव नहीं किए जा सकते। अगर आपको मैक्सिमम एंड्योरेंस चाहिए तो आप मैक्सिमम सर्विस सीलिंग पर नहीं जा सकते। तो रियलिस्टिक जो परफॉर्मेंस नंबर है ये 25,000 फीट और 27 आवर्स है और यहाँ पर ये क्रूज करता है करीबन 313 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये ऑफिशियल नंबर है, आपको जनरल एटॉमिक्स की साइट पर मिल जाएंगे। रिक्वायरमेंट पड़ने पर जो मैक्सिमम स्पीड है ये ऑलमोस्ट 480 किलोमीटर पर आवर की पहुंचाई जा सकती है, लेकिन वो एंड्योरेंस को अफेक्ट करेगी। बाकी ये करीबन 1700 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, जिसमें डिफरेंट वेपन्स को भी कैरी किया जा सकता है और सेंसर पेलोड भी कैरी किया जा सकता है। एक्सटर्नल पेलोड कैरी करने के बाद अगेन जो एंड्योरेंस है और ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है ये सब अफेक्ट होगा और नीचे जाएगा। यहाँ पर जो इंजन इस्तेमाल किया जाता है ये हनीवेल का TPE 331 टर्बो प्रॉप इंजन है। 900 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल के साथ आता है। तो इस सेम इंजन का एक वेरिएंट हमारे डोर्नियर TO-228 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है और हमारे इंडिजिनस बेसिक ट्रेनर STT-40 में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज है ये आपको 1900 किलोमीटर के आसपास की मिलती है, जिस पर प्रॉपरली नजर बनाने के लिए ये अपने मेन सेंसर्स को यूज करता है, जिसके अंतर्गत जो पहला सेंसर है ये रेथियन का AN/AAS-52 मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सेंसर है, जिसमें कलर मोनोक्रोम डे लाइट टीवी, इंफ्रारेड और इमेज इंटेंसिफाइड टीवी कैमरास दिए गए हैं। साथ ही साथ लेजर रेंज फाइंडर और लेजर डेजिग्नेटर भी दिया गया है लेजर गाइडेड वेपन्स को गाइड करने के लिए। इंडिया के केस में मोस्ट लाइकली ये सेंसर डिफरेंट होगा, जैसे कि हमने नेवी के MQ-9s में देखा है। यहाँ पर L3 Harris का वेस्टकैम MX-20 EO/IR इमेजिंग सिस्टम दिया जा सकता है, जो कि अगेन काफ़ी कैपेबल माना जाता है और इंडिया के P-8 एयरक्राफ्ट में भी लगा हुआ है। बाकी इंडिया द्वारा मोस्ट लाइकली लियोनार्डो का सी स्प्रे 7500E रडार भी लिया जाएगा, जो कि इंडियन नेवी के MQ-9 के साथ देखा गया है। ये एक AES से रडार है जो कि SAR ISAR इमेजेस तो बना ही सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं टारगेट डिटेक्शन के लिए, जो कि GMTI और स्पॉट SAR, स्ट्रिप SAR जैसे मोड्स हैं। बाकी हो सकता है आर्मी और एयरफोर्स वेरिएंट में लिंक्स रडार को दिया जाए। तो जो सर्विलेंस कैपेबिलिटी ये ड्रोन जितने एंड्योरेंस के लिए प्रोवाइड कराता है वो अनमैच्ड है। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सेंसर पैकेज है ये इसकी स्ट्रॉन्ग फ्लाइट परफॉर्मेंस के साथ मिलकर एक अनमैच्ड रिकॉग्निजेंस कैपेबिलिटी देते हैं, जिसकी वजह से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा ये प्रिक्योर किए जा रहे हैं। तो अगर फ्यूचर में हमें नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और अपनी C4 ISR कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, तो C4 ISR में जो ISR है यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निजेंस है, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर का काम करेगा, क्योंकि ये हमें 24/7 रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कराएगा हमारे बॉर्डर्स का, और हो सकता है उसके बियॉन्ड भी। और ये खाली नॉर्मल अटैक्स को फॉइल करने के लिए नहीं होगा, बल्कि जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड्स हैं उनमें भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले कर सकते हैं, जो कि एनिमी की बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी ट्रैक करने में मददगार साबित हो सकते हैं और इनका डेटा इंटरसेप्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ISR कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचरिस्टिक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए। फिलहाल हम ये कैपेबिलिटी इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ऐसी इंडिजिनस कैपेबिलिटी हम डेवलप करें ताकि पूरी तरीके से अपने नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन में इस इम्पॉर्टेंट ISR पिलर को हम ऐड कर सकें। और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिमिलर कैपेबिलिटी के ड्रोन्स हम इंडिया में बनाएं, और हमारे द्वारा बनाए भी जा रहे हैं। पर अगर ये चीज़ हम खुद ही अचीव करना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जो समय हमारे पास है नहीं। तो अगर हमें यहाँ पर कंसल्टेंसी मिल रही है एक ऐसी जगह से जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, तो हमें डेफिनेटली मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसलिए अगर ऑफसेट क्लॉज के तौर पर ये प्रॉपर कंसल्टेंसी प्रॉमिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें उस डायरेक्शन में पूरी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक की डील्स में हमने ये देखा है कि ऑफसेट एप्लीकेशंस का हमें कोई ज़्यादा फायदा मिला नहीं है। तो इस डील में आगे बढ़ने से पहले हमें ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि यहाँ पर हम पूरी तरीके से फ़ायदा उठा पाएँ। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।